नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर यशोदा मेहरा, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आप सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने अपने घरों पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा, हमने भाषा का अर्थ, परिभाषा, भाषा के अभिलक्षणों पर चर्चा की। आज के हमारी इस कक्षा में हम भाषा की विशेषताएं और प्रकृति पर चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी निरंतर हमारे द्वारा बनाए वीडियोस और PDF फॉर्म में उपलब्ध कराए नोट्स को पढ़ रहे होंगे, उनका अध्ययन कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भाषा की विशेषताएं और प्रकृति। विद्यार्थियों, जैसा भाषा का अर्थ और परिभाषा में हमने पढ़ा और भाषा के अभिलक्षणों में भी हमने पढ़ा, आगे हम इसकी विशेषताओं में भी पढ़ रहे हैं कि भाषा की जो विशेषताएं हैं उनमें भाषा एक पैतृक संपत्ति नहीं है। सर्वप्रथम जो इसकी भाषा की विशेषताओं की हम बात करते हैं, मानव भाषा की जो हम बात करते हैं, वह यह है कि मानव भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। पिता की भाषा पुत्र को पैतृक संपत्ति की भांति अनायास ही प्राप्त नहीं होती है, अपितु मनुष्य अपने समाज व परिवेश में रहकर अनुकरण द्वारा भाषा सीखता है। जिस प्रकार भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, उसी प्रकार भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं वरन एक अर्जित संपत्ति है, क्योंकि मनुष्य अपने घर, परिवार, समाज व आसपास के वातावरण या परिवेश में किसी भाषा विशेष को अनुकरण द्वारा सीखकर अर्जित करता है। यही कारण है कि एक मनुष्य प्रयत्नपूर्वक कई भाषाओं को सीखने की क्षमता रखता है। भाषा आद्यंत सामाजिक वस्तु है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है और समाज में उसे भाषा की आवश्यकता होती है। इसलिए भाषा भी आद्यंत एक सामाजिक वस्तु है। भाषा पूर्णतः आदि से अंत तक समाज से संबंधित है। उसका विकास समाज में ही होता है और इसीलिए भाषा एक सामाजिक संस्था के रूप में है। भाषा के सहारे हम सोच सकते हैं, किंतु उसका मुखर प्रयोग केवल समाज में ही संभव है। इसलिए भाषा आदि से अंत तक पूर्णतया सामाजिक वस्तु है। भाषा परंपरा है। व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि भाषा सदियों से परंपरा से चली आ रही है और हमें अपने परिवेश से, अपने समाज से परंपरा के रूप में अनुकरण द्वारा भाषा सीखने को मिलती है। इसलिए व्यक्ति उसका अर्जन परंपरा और समाज से ही करता है। एक व्यक्ति एक भाषा में परिवर्तन आदि तो कर सकता है, किंतु उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। यहाँ हम सांकेतिक भाषा की बात नहीं कर रहे हैं। सांकेतिक भाषा या इंगितों की भाषा उत्पन्न की जा सकती है, परंतु जो मानव भाषा है वह मानव भाषा परंपरा द्वारा हम सीखते हैं, समाज द्वारा सीखते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, इसलिए उसे हम उत्पन्न नहीं कर सकते। अगली विशेषता है भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। भाषा को अनुकरण द्वारा ही सीखा जा सकता है। अरस्तु के मतानुसार अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। वह भाषा सीखने में भी उसी गुण का प्रयोग करता है, उसी गुण का उपयोग करता है। तो भाषा को मात्र अनुकरण के द्वारा ही सीखा जा सकता है। भाषा की अगली विशेषता है भाषा चिर परिवर्तनशील है। भाषा चिर परिवर्तनशील है, क्योंकि अनुकरण प्रिय प्राणी होने पर भी मनुष्य अनुकरण की कला में पूर्ण नहीं है। भाषा के दो प्रमुख आधार होते हैं, शारीरिक आधार और मानसिक आधार, और परिवर्तन में ये दोनों ही जो आधार हैं वो कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रयोग से, घिसने और बाहरी प्रभाव से भी परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार भाषा प्रतिपल परिवर्तित होती रहती है। अगली विशेषता है
भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। बच्चों, भाषा जो है वह जीवित भाषा की हम बात यहाँ कर रहे हैं। हमारा यहाँ तात्पर्य जीवित भाषा से है और जीवित भाषा चिर परिवर्तनशील होती है। उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए उसका कोई अनंतिम रूप नहीं होता। अंतिम रूप मात्र उसी भाषा का होता है जिसको व्याकरणबद्ध करके एक स्थिर कर दिया जाता है और जहाँ उसका विकास रुक जाता है। तो जहाँ विकास रुक जाता है वह भाषा जीवित भाषा न होकर मृत भाषा हो जाती है। इसलिए भाषा का कोई जीवित भाषा का अपना कोई अंतिम रूप नहीं होता, उसमें नित्य प्रति परिवर्तन होते रहते हैं। अगली विशेषता है प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक भाषा और बोली की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है। एक सीमा के भीतर ही उस भाषा का अपना वास्तविक क्षेत्र होता है और उस सीमा के बाहर उस भाषा का स्वरूप थोड़ा या अधिक परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि मैं उदाहरण दूँ, राजस्थान है, राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, असम में असमिया बोली जाती है, इसी प्रकार हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है। तो प्रत्येक भाषा और या प्रत्येक बोली की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है और उस भौगोलिक सीमा के अंदर ही वह पूर्ण रूप से विवृत होती है। अन्य विशेषता है प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है। बच्चों, प्रत्येक भाषा जो है जिसकी एक भौगोलिक सीमा होती है उसकी एक ऐतिहासिक सीमा भी होती है। उसका एक निश्चित समय, निश्चित कालखंड में ही वह प्रयुक्त होती है, क्योंकि प्रत्येक भाषा किसी निश्चित काल से प्रारंभ होती है और निश्चित काल में ही उसका व्यवहार होता है और वह भाषा अपने काल की परिवर्ती या पूर्ववर्ती भाषा से धीरे धीरे भिन्न होती जाती है। इसलिए भाषा की भी अपनी एक ऐतिहासिक सीमा होती है। इसके साथ ही अगली जो विशेषता है वह यह है कि प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना अलग होती है और यह संरचना जो होती है वर्ण के आधार पर, शब्द के आधार पर, वाक्य के आधार पर, कहेंगे ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य या अर्थ आदि में निरंतर एक या एक से अधिक स्तरों पर एक दूसरे से भिन्न होती है और यही जो भिन्नता होती है वह एक भाषा को दूसरी भाषा से अलग करती है और विशिष्ट बनाती है। अगली विशेषता है भाषा की धारा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर जाती है। बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं मनुष्य हमेशा जो है वो सरलता की ओर आकर्षित होता है। मनुष्य का जन्मजात स्वभाव है कि वह कम से कम में अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहता है, इसलिए वह सरलता की ओर सहज आकर्षित हो जाता है। भाषा भी पानी की उस धारा के समान है जो ऊंचाई से नीचे की ओर जाती है, इसलिए भाषा का भी यह स्वभाव है कि वह निरंतर जो है कठिनता से सरलता की ओर प्रवाहित होती है। अगली विशेषता है भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है। आरंभ में भाषा स्थूल थी, सूक्ष्म भाव के लिए या विचारों को गहराई से व्यक्त करने के लिए उसमें अपेक्षित सूक्ष्मता का अभाव था, फिर धीरे धीरे उसने इसकी प्राप्ति की। इसी प्रकार प्रारंभ में भाषा प्रौढ़ नहीं होती, अप्रौढ़ होती है और धीरे धीरे वो अप्रौढ़ से प्रौढ़ और प्रौढ़ से प्रौढ़तर होती जाती है। ये भाषा का स्वभाव है या भाषा की कहें कि प्रकृति है। भाषा संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर जाती है। भाषा का यह भी स्वभाव है कि वह संयोग से वियोग की ओर जाती है। संयोग का अर्थ होता है मिली होने की स्थिति, जैसे संस्कृत में राम गच्छति, आगे जाकर राम गच्छति जो है हिंदी में आकर व्युक्त हो गया और वियोग का अर्थ होता है अलग हुई स्थिति। तो जैसे राम गच्छति संस्कृत में राम गच्छति, राम जाता है, लेकिन संस्कृत से जब हिंदी भाषा का विकास हुआ तो राम गच्छति के स्थान पर राम जाता है। तो यहाँ जो संस्कृत भाषा संयोगात्मक भाषा थी वह धीरे धीरे वियोगात्मकता की ओर बढ़ती चली जा रही है। हम ये प्रकृति जो है भाषा की देखते हैं। एक अंतिम विशेषता के रूप में हर भाषा का स्पष्टतः या अस्पष्टतः एक मानक रूप होता है।
बच्चों, जब भाषा का विकास होता है तो धीरे धीरे उसका व्याकरण भी विकसित होता है, उसको व्याकरणबद्ध भी किया जाता है। और जो व्याकरणबद्ध किया जाता है तो कहीं ना कहीं भाषा को हम जो है मानक उसका रूप उसको देते हैं, या उसका कहें कि स्टैंडर्डाइजेशन उसका किया जाता है। तो कहीं ना कहीं भाषा जो है कहीं स्पष्ट रूप से या अस्पष्ट रूप से मानक होती है, कहीं ना कहीं उसके कुछ मानदंड निर्धारित किए जाते हैं। तो ये भाषा की विशेषताएं हैं, भाषा की प्रकृति है, जिन पर हमने चर्चा की। भाषा की ये जो स्थिति है, या कहें कि भाषा की जो ये प्रकृति है, इसकी जो विशेषता है, वह सभी भाषाओं पर लागू होती है, क्योंकि भाषा की अपनी प्रकृति यही है। और इसी तरह से भाषा जो है निरंतर विकसित होती चली जाती हैं और एक भाषा से दूसरी भाषाएं आगे चलकर निकलती जाती हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।